बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर यह है कि हुकूमत निजी सेक्टर के जरिए चीनी मंगवाने लगी है। पहले यही चीनी बाहर भिजवाई गई, अब महंगे दामों बाहर से मंगवा ली जाएगी। ये सांप सीढ़ी का एक खेल है कि जो हर साल होता है। इसमें किसी की हुकूमत भी हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, या कोई और जमाना हो, चीनी का मामला इसी तरीके से होता है। गंदम और चीनी का बहरान पाकिस्तान में शायद 1947 से लेके आज तक कभी खत्म हो नहीं सका। कभी किसी और सूरत में आ जाता है, कभी इसका कोई और चेहरा होता है। क्या वजह है कि हुकूमत इसको रेगुलेट करने के बावजूद उससे फ़ायदा नहीं उठा पाती? उसके अंदर जो है वो हम देखते हैं होल्डिंग भी होती है, तमाम मामलात होते हैं, एक सिंडिकेट भी बन जाता है। इसमें जो है वो पूरे का पूरा एक लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे ये मामला ठीक होगा, इस पर भी ज़रूर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान अमेरिका के टैरिफ रेट से जो है वो फ़ायदा उठा सकता है, जो पाकिस्तान को दीगर ममालिक के मुकाबले में कम मिला है, खित्ते के ममालिक के मुकाबले में भी कम मिला है। और भी बहुत सारे ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान के कॉम्पिटिटर थे, उनके मुकाबले में पाकिस्तान को टैरिफ रेट जो है वो 1% ही हो लेकिन कम मिला है। ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान में एनर्जी की प्राइसेस हाई हो तो हम रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर आबिद कयूम सुलैही साहब प्रोग्राम के पहले से मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, चीनी का मामला है, अब कोई भी हुकूमत हो, किसी भी तरह की हुकूमत हो, एक ही गिरदान हम सुनते हैं बार बार कि चीनी भेज दी बाहर, फिर चीनी मंगवा ली, फिर चीनी भेज दी, गन्ने की प्राइस दे दी, काश्तकार जो है वो एहतजाज कर रहे। सर, इस सारे मामले से जान छूटेगी कैसे? जी देखिए, दो हमारी कमोडिटीज थी, फूड कमोडिटीज, जिनमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन किसी सूरत में होती थी और उनका हमेशा से बहरान आता रहा। एक तो आटा, जिस पे गंदम की स्पॉट प्राइस थी, जो कि एक अच्छा इकदाम था लेकिन बड़े भोंडे तरीके से उठाया गया। अब्रप्टली उसको खत्म कर दिया गया पिछले साल। लेकिन वो उसमें भी आप देखें कि हमेशा आटे का बहरान आता रहा है। कभी शार्ट हो गया, कभी कीमत बढ़ गई, कभी गंदम नहीं मिल रही। इसी तरीके से चीनी में चूंकि शुगर केन या कमाद जो है उसका रेट हुकूमत की तरफ से रेगुलेट किया जाता है। जो क्रशिंग सीजन है हुकूमत उसको मॉनिटर करती है, तो उसमें आप देखें कि हमेशा से बहरान जो है वो आता रहा है। और ये अगर पिछले साल हम देखें, बिल्कुल इसी महीने में, अगस्त के महीने में, तो उस वक्त हमें बताया गया था कि चीनी जो है वो सरप्लस है, इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। और ये यकीन दहानी कराई गई थी शुगर मिल्स की जानिब से कि एक्सपोर्ट करने से किसी किस्म का कोई ना तो कीमतों में इजाफा होगा, ना उसकी शॉर्टेज होगी। और हुकूमत ने कोई $500 बिलियन जो है उस एक्सपोर्ट प्रोसीड से कमा भी लिए। और अब ठीक 1 साल के बाद हम जो है ऑलरेडी आज की जो खबर है कि 2 मिलियन टन का जो है इम्पोर्ट ऑर्डर वो प्लेस कर दिया गया है। अभी प्राइवेट सेक्टर के जरिए है, उसकी तफसीलात नहीं डिस्क्लोज की गई, लेकिन वो प्लेस हो गया है। तो आखिर मामला क्या है? दूसरी तरफ आप तीसरी तरफ देखें तो फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री आपको बता रही है कि मुल्क में चीनी का स्टॉक जो है वो मौजूद है और होल्डिंग जो थी उसको डिस्करेज करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं और गोदामों से चीनी जो है वो भी बरामद की जा रही है। मेरा ख्याल में इसका जो एक रूट कॉज है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की या कोई भी किसी भी सूबाई हुकूमत की कोई ऐसी एजेंसी या अथॉरिटी नहीं यहाँ पे शुगर मिल पाबंद हो कि वो बता सके कि उसने चीनी बनाने के बाद किन लार्ज जो स्टॉकिस्ट हैं या डीलर्स हैं या बायर्स हैं जिनको कि उसमें वो सेल की है। आटे की तो जो थी वो डीएफसी, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के पास इख्तियार होता है कि हर फ्लोर मिल उसको बताती है कि उसमें कितनी गंदम जो है वो पीसी और उससे कितना आटा बना और वो आटा जो है किस किस स्टॉकिस्ट के पास जो है जिले में वो गया। चीनी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। केन कमिश्नर होता है प्रोविंस में, लेकिन केन कमिश्नर के पास ये इख्तियार तो है कि वो जान सके कि शुगर मिल ने कितना गन्ना खरीदा, लेकिन और उससे टोटल कितनी चीनी जो है वो बनाई गई, लेकिन ये उसके पास इख्तियार नहीं कि वो चीनी जो है वो किसको बेची गई। इसी तरीके से अगर आप नंबर देखते हैं तो एफपीआर का एक अपना नंबर होता है कि कितनी चीनी पैदा हुई, चूंकि उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी का एक अपना नंबर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का एक अपना नंबर होता है, और जो एप्समा है, ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, उसका एक बिल्कुल अपना नंबर होता है। तो जिस कमोडिटी का आपको पता नहीं कि वो कितनी पैदा हुई,
जिसमें 3 वफाकी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो, तब भी आपको पता ना चल रहा हो। ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। डॉक्टर साहब ये तो फिर नाअहली है ना, हुकूमत की नाअहली है कि आप सब कुछ करें, आप ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी बनाएं, सब कुछ कर लें आप, लेकिन आपके पास फिगर्स कोई ना हो, हर चीज का हर किसी का अलग अलग फिगर। और फिर जो आप कह रहे हैं कि 2 कमोडिटीज है कि जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो सर इन दोनों कंट्रोल कमोडिटीज की ये हालत है, इसका मतलब गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज का कहीं इशू है। देखिए ना, मैं यही लॉजिक जो है वो दोहराना चाह रहा हूँ कि हमें मकई की कीमतें, घी की कीमतें, दालों की कीमतें, दालों की शॉर्टेज, इसमें क्यों कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है? वो महंगी होती है लेकिन मिलती रहती है, कभी शॉर्टेज नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर डिमांड सप्लाई के मुताबिक वो इंपोर्ट कर रहा है, वो सप्लाई दे रहा है, कंपटीशन है, कंज्यूमर्स हैं। चीनी में एक तो चूंकि शुगर जो है, शुगर मिल ओनर्स ये हर अहद में हुकूमत में होते हैं, किसी भी सियासी जमात की। इसी क्वेश्चन को मैं डॉक्टर साहब मुझे जरा एक बात समझा दें, क्योंकि हम एकेडमिक बात कर रहे हैं ना सर, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे। मैं यही समझना आपसे चाह रहा हूं कि ये हुकूमतों में होने की वजह से ये मामला है, आखिर वजह क्या है? हमने शुगर के ऊपर कंट्रोल क्यों रखा हुआ है? हम गंदम का चले एक समझ में आता है कि ये एक ऐसी बेसिक चीज है कि जैसे रोटी में भी डलना है, बन में भी डलना है, गंदम की बहुत बाय प्रोडक्ट्स, मतलब मैं चले कहता हूं कि एक लम्हे को हम तस्वुर कर लें कि जी गंदम का ताल्लुक मुल्क के अंदर कहत से है, उसकी फूड सिक्योरिटी से है, उसकी कंजप्शन इतनी ज्यादा है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। चले फेयर, एक मिनट को गंदम को हम छोड़ देते हैं, लेकिन सर चीनी की लॉजिक क्या है इसके पीछे गवर्नमेंट के कंट्रोल की? अच्छा देखिए, गंदम पे पेट्रोल खत्म हो गया, अब गंदम जो है वो डीरेगुलेटेड है। पिछले साल भी उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई थी और अब भी नहीं होगी, स्क्रैप कर दिया गया है। ये जो गंदम खरीद के फ्लोर मिल्स को देना, फ्लोर मिल डायरेक्ट खरीदनी होगी, तो अगर वहां पे जो कंट्रोल खत्म हो सकता है, इतनी जो सीरियस आपकी कमोडिटी है, तो शुगर पे हमें थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव थिंकिंग जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। असल में जो हुकूमत मजबूर हो जाती है यहाँ पे आके इसमें इंटरफेयर करने के लिए, टू बी फेयर विद गवर्नमेंट, हुकूमत की कोशिश होती है कि क्रशिंग सीजन जल्दी स्टार्ट हो। हमारे पास जो कमाद की पैदावार है सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, उसकी मुख्तलिफ जो वैरायटीज हैं वो थोड़े थोड़े वक्फे पे आ रही होती है। हुकूमत की कोशिश होती है कि ये क्रशिंग जल्दी शुरू हो, शुगर मिल की कोशिश होती है कि क्रशिंग जो है वो लेट स्टार्ट हो, ताकि गन्ने में इतने शुगर कंटेंट आ जाए कि उनको क्रश किया जाए। फार्मर जो है, फार्मर की डिमांड होती है कि जो ही शुगर मिल जो है वो गन्ना परचेज करे, फार्मर को पैसे मिल जाए ताकि वो कैप्टिव बाइंग का जो सिलसिला है वो ना हो सके। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनको कि यकीनन गवर्नेंस से बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि शुगर एक और सेक्टर है जिसको क्या हमें डीरेगुलेट करना पड़ेगा, ताकि ये कंपटीशन जो है वो आए मार्केट में। और सर ये जो बेसिक असूल है सर, ये तो बेसिक असूल है, ये तो आईने पाकिस्तान का दिया हुआ तहफ़्फ़ुज़ है जो हर फर्द को हर कारोबार के लिए मिलना चाहिए। इसमें गन्ने के काश्तकार को के खास अगर आप रियायत दें तो भी एक सवाल है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये तो हर कारोबार में होना चाहिए कि हुकूमत ऐसे रूल्स और ऐसे लॉज बनाए कि किसी के कारोबार के अंदर कोई जो है वो सिंडिकेट बनाकर हमलावर ना हो। तो सर ये रूल्स तो सबके लिए होने चाहिए ना। देखिए, मैं तो इससे एक स्टेप आगे जाता हूँ। आप भले इस पे रेगुलेट करते रहें और इंटरफेरेंस करते रहें, जो हमारे बुनियादी लॉज हैं एंटी होर्डिंग और जो ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ, उनको एक्टिव करना चाहिए। होर्डिंग की इजाजत किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। अब जखीरा अंदोजी में होता क्या है कि आपको नहीं पता कि शुगर मिल से जब चीनी बनी कितने उसके जो है वो एक्टिव बायर्स हैं और कितने हैं जिन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में बाई किया है। वो चीनी जो है वो वहीं पे उसी प्रेमिसेस में पड़ी रहती है। जो किताबों पे बायर्स होते हैं वो तब बाहर आती है जब उसका रेट चढ़ता है। अगर ये होर्डिंग वाला सिलसिला खत्म हो जाए, जैसा कि मैंने कहा कि शुगर मिल को पाबंद बनाया जाए कि वो बताएं कि उन्होंने जो चीनी बनाई उनके लार्ज जो स्टॉकिस्ट या लार्ज जो बायर्स हैं वो कौन है, तो ऑटोमेटिकली वहां से आपको पूरी चेन मिल जाएगी कि अच्छा जी फलां जो थे कारपोरेशन, उन्होंने इतने 1000 टन चीनी खरीदी और अब ये यहाँ पे है, कराची में है, तो आपका कराची का शॉर्टेज नहीं आना चाहिए। आप पर डे की उसकी निकाल लेते हैं खपत और आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये XYZ के पास इतने 1000 टन है, लाहौर में इतनी पड़ी है, शेखुपुरा में इतनी पड़ी है, मुल्तान में इतनी है, कोयटा में इतनी है। तो अगर आपको उस पूरी
सप्लाई चेन का एटलीस्ट जो पहला सिरा है वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड है, तो अगले सिरों को पकड़ना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन हम पहला सिरा चूंकि नहीं पकड़ पाते हैं तो जाहिर है कि अगले सिरे जो है वो फिर उलझते रहते हैं और इस तरह का बहरान पैदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चीनी का तो मामला आ गया, लेकिन एक बड़ा अहम मामला है कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो मुख्तलिफ आपके इकोनॉमिस्ट हैं, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे इकोनॉमिस्ट को चलें वो तो ख़ास तौर से सोचते हैं, ज़्यादातर जो कपड़े के जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काम करना है वो कहते हैं कि जी 6% तक शरह सूद को लाया जाए। अभी इस वक्त 11% है जो बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों कि जिसके अंदर फ्यूल के प्राइस हैं, यानी कि गैस जो इस्तेमाल होती है और बाकी जो चीज़ें हैं एनर्जी प्राइसेस, इसको आम अल्फाज में कह लें, ये कम होंगी तो हम टैरिफ में किसी का मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश को थोड़े से फर्क के साथ हराना मुश्किल है। जी, इसको दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। पहला तो है शरह सूद में कमी। शरह सूद बढ़ाई क्यों जाती है? वो बढ़ाई जाती है आपकी महंगाई में जो इजाफे की रफ्तार है उसको कम करने के लिए, और दूसरा वो बढ़ाई जाती है आपके रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए, ताकि लोग जो है वो अपनी सेविंग बैंक्स में रखें, वो उसके डॉलर ना खरीदना शुरू कर दें। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है या जब लोग खर्चना ज्यादा शुरू करते हैं तो फिर इंपोर्टेड आइटम की कंजम्पशन में डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपए पे प्रेशर आता है। अभी जो शरह सूद में कमी नहीं की गई, मेरे ख्याल में वो एक साहिब फैसला है, क्योंकि एक तो इस माली साल में महंगाई बढ़ेगी। आपने पढ़ लिया कल कि जुलाई 25 की जो महंगाई थी वो जुलाई 24 से 4.1% ज्यादा उसमें इजाफा हुआ। अब हर आने वाले महीने में महंगाई बढ़ रही होगी, क्योंकि 25 में जो बेस था जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं वो इंतहाई कम था, तो ये 25 जो है इसमें एक तो महंगाई बढ़ रही होगी, प्लस जो IMF प्रोग्राम के इम्पैक्ट्स हैं, जो टैक्सेशन के इम्पैक्ट्स हैं, वो भी अब आपको आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रहे होंगे। तो स्टेट बैंक के पास एक क्वेश्चन रहना चाहिए कि वो इसको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद ज्यादा रखे। दूसरा, अभी हमारे पास रिजर्व्स की सूरत हाल ऐसी नहीं हुई कि शरह सूद कम कर दी जाए। जो ही कम होगी लोग डॉलर लेना शुरू कर देंगे या कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगी, डॉलर की मांग वहां पे भी बढ़ेगी। तो शायद जो अगले 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, अगर उसमें हम रिव्यू पास कर जाते हैं IMF का, जो कि इंशाल्लाह हो जाना चाहिए, तो आपको अगली ट्रांच मिल जाएगी, आपको क्लाइमेट चेंज वाले लोन की एक ट्रांच मिल जाएगी। तो वहां पे स्टेट बैंक थोड़ा सा इस पोजीशन में होगा कि 1-2% शरह सूद में कमी ला सके इस मॉनेटरी पॉलिसी में, या कम से कम अगले 2 महीने शरह सूद में कमी लाने की वो बिल्कुल पोजीशन में नहीं। तो 6% वाली बात जो है वो तो अनरियलिस्टिक है। उससे सिंगल डिजिट भी नहीं हो सकती सर जी, 9% सिंगल डिजिट भी नहीं हो सकती सर। ये शायद सितंबर अक्टूबर में जाके देखा जाए, जो अगली पॉलिसी आती है। अभी ये पॉसिबल नहीं है। और जो एनर्जी है, एनर्जी पे बड़ा रैशनल डिमांड है। देखिए, हम जो IPPs है उनको बिजली ना खरीदने के पैसे दे रहे हैं। अगर यही हम बिजली की कंजम्पशन जो है वो बढ़ाना चाह रहे हो तो उसको इंडस्ट्री के लिए सस्ता कर दिया जाए। सर IMF करने देगा सर? देखे ना, उसके एक इक्वेशन आपको IMF को बना के देना पड़ेगी कि जो हमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस IPP को इसलिए पे करने हैं कि हम उनसे बिजली नहीं खरीद रहे, एग्जैक्ट वही अमाउंट जो है जो IPPs को देनी है, वही अमाउंट हम इंडस्ट्री को दे सकें सब्सिडी की शक्ल में, ताकि वो इंडस्ट्री बिजली जो है वो कंज्यूम करती रहे। IPPs को हम वही पैसे दें जितनी उनसे बिजली खरीदी है। तो ये मॉडल तो बनाया जा सकता है, बशर्ते ये कि इंडस्ट्री आपको ये गारंटी कर रही हो कि बाकी उनकी ये कंजम्पशन जो है वो हो रही होगी। सर वो गैस यूज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी इंडस्ट्री, क्योंकि आपने सबने उनको कहा था कि अपने अपने प्लांट लगा लें, गैस हम देंगे। मैंने और आपने सर्दियों में क्या किया, हम में से अक्सर लोगों ने जो जिनके घरों में इन्वर्टर एसीज थे, हमने सर्दियों में गैस हीटर इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि गैस महंगी थी। और हुकूमत ने एक स्कीम लॉन्च की कि अगर आप अपने नॉर्मल यूजेज से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे बिजली के, तो जितने ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उतना आपको बिजली में बिल में रिलीफ मिल रहा होगा। तो लोगों ने गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो ये एनर्जी की जो किस्में हैं, वो CNG है, वो LPG है, वो बिजली है, वो जो गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, हम तो वही इस्तेमाल करते हैं ना जो कंज्यूमर को सस्ती मिलती है। एक जमाना था हम सब गाड़ियों में डीजल इंजन रखवाने की कोशिश करते थे, डीजल था।
फिर हमने कहा सीएनजी सस्ती है, सीएनजी रखवानी शुरू कर दी। आज हम कह रहे हैं कि हाइब्रिड सस्ती है, तो लोग हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं कि अच्छा हाइब्रिड को एक्सप्लोर करके देख लें। तो अगर बिजली सस्ती हो जाती है तो इंडस्ट्री को जो है वो गैस आप नहीं भी देंगे तो ये एक विन विन सिचुएशन बन सकती है, बशर्ते है कि इसको तरीके के साथ IMF के साथ निगोशिएट किया जा सके। सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस हवाले से सोच रही है, कोई प्लान कर रही है, हुकूमत इस विंडो को काबू कर पाएगी जो उसके लिए अगर कम टैरिफ की सूरत में खुली है? और क्या इससे कम टैरिफ पे नेगोशिएशन अब हो सकती है अमेरिका के साथ, या हो रही है, या जो है वो इसका चांस ही नहीं है, इसी के ऊपर धंधा रहना पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि टैरिफ अगर हम बाकी सबके मुकाबले में देखें, आज की जो सूरत हाल है कि कम हुआ है। चूंकि वो ये है, अगर नुकसान पहुंचा है बहुत ज्यादा तो वो अब बांग्लादेश को पहुंचा है, जिसके पास या LDCs को, कंबोडिया, वियतनाम, जिनके पास ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस था। अब अगर हम देखते हैं तो हम 19% पे, श्रीलंका भी LDC था, उसके पास भी ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस था। तो श्रीलंका और बांग्लादेश, पहले इनके पास कोई ड्यूटी नहीं थी, अब इन दोनों के ऊपर 20% लग गई। हमारी 19% है। और जो वियतनाम है, उसके पास भी 20% है। तो हम सबको अब एक जैसा टैरिफ का मुकाबला जो है वो करना पड़ रहा होगा। इससे अमेरिकन कंज्यूमर जो है वो हिट हो रहा होगा, क्योंकि उसको अब हर चीज महंगी मिलेगी। इससे बांग्लादेश और श्रीलंका को अपनी कंपेटिटिवनेस बढ़ानी होगी कि क्या वो 0 टैरिफ से 20% टैरिफ पे क्या वो कम्पीट कर पाएंगे। और अब हम सब मुल्कों को मिलके बेसिकली तो चाइना और इजिप्ट का मुकाबला करना होगा। इजिप्ट का जो टैरिफ है वो इस वक्त 10% है। तो इजिप्ट की इजिप्शियन कॉटन है, उसकी अपनी कॉटन है, कॉटन की क्वालिटी भी अच्छी है, उस पर टैरिफ जो है वो भी सिर्फ 10% है। तो इजिप्ट जो है वो कितना मार्केट शेयर इसमें से लेके जाता है, उसका मुकाबला हम सबको मिलके अब करना होगा। पाकिस्तान में एक तो इस वक्त आजकल मौसमी तगैयर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉटन की फसल डिस्टर्ब हो रही है। शायद ये टैरिफ जो 19% लेने के लिए अब हमें अमेरिका से ज्यादा कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो एक तो वो इंपोर्ट बिल पड़ेगा कॉटन का, दूसरा अगर हमारी एनर्जी महंगी रहती है तो मैं नहीं समझता कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इंडस्ट्री के पास कि वो लंबा चौड़ा मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर पाए। बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम सुलैही साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमेरिका ने टैरिफ क्या कम किया, सबकी नजरें टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ हैं और टेक्सटाइल सेक्टर के अपने मसाइल हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में गैस की कीमतें महंगी हैं, या यूं कह लें कि एनर्जी की कीमतें इतनी महंगी ज़रूर हैं कि जो टैरिफ के फ़र्क को बहुत ज़्यादा जो है अबूर नहीं कर पाएंगी। आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक चेयरमैन एप्टमा के। आसिफ साहब से पूछते हैं कि आखिर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा कि जब कुछ रियायत, जो आम अल्फाज में रियायत कहा जा रहा है, वो वाकई रियायत महसूस होती है, या उसके साथ जब तक दीगर अवामिल शामिल नहीं होंगे उस वक्त तक असल मामला सामने नहीं आएगा। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ साहब, मैंने इब्तदाइया जिस तरीके से छोटा सा दिया उसमें ही आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सवाल बड़ा वाज़ेह है, एनर्जी की कीमतें हाई हैं, उम्मीद आपसे ज़्यादा है कि आप जो है वो शायद कोई टैरिफ का फ़ायदा उठा पाएंगे, और फ़ायदा कुछ ऐसे उठा पाएंगे कि बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, फिर इंडिया, इन तमाम को जो है वो पाकिस्तान पीछे नहीं छोड़ सकेगा, तो कम से कम पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ सकेगा। सर, ऐसा मुमकिन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, टैरिफ में जो तब्दीली आई है वो हमारा 19% है, दूसरों का 20 है, सिर्फ एक का 25-26 है, और एक आध मुल्क का कम है, हमेशा फिलिपाइन का, तो वो हमारे से कॉम्पीट नहीं करता, या वो उसकी प्रोडक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो बेसिकली तो टैरिफ तो एक नेट न्यूट्रल कह लें कि कुछ मिलेगा नहीं तो कुछ जाएगा भी नहीं, बल्कि कुछ बेहतर ही है 1-2% दूसरों से, तो उस लिहाज से तो ये बेहतर है। मगर जो हमारे बुनियादी मसाइल जो इस टैरिफ से पहले थे वो आज भी दोबारा खड़े हैं, और जिसमें एनर्जी कॉस्ट और तमाम चीजें शामिल हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने एक चेंजेस और किए, वो अभी इट्स 1000 पेज डॉक्यूमेंट, तो वो अभी रिलीज हुए हैं, तो लोग उसको पढ़ेंगे। तो मेरी उनसे जबानी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि अब वैल्यू एडिशन की क्लॉज ले लेगी कि कंट्री ऑफ ओरिजिन का जब तक 40% वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, कि वो मेड इन पाकिस्तान का लेबल नहीं लगेगा। अगर आप वियतनाम से कपड़ा मंगा के उसकी एक कमीज सी लेते हैं तो वो वैल्यू एडिशन शुमार नहीं होगी जब तक उसमें 40% वैल्यू एडिशन नहीं हो जाए। तो इससे लॉन्ग टर्म तो डोमेस्टिक के लिए बहुत अच्छा है कि हर चीज मुल्क में बने, एंड हमें अल्लाह ने मतलब एक गॉड गिफ्टेड नेशन है जहाँ स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग
ग्रोअर, जिनिंग, हर चीज मौजूद है और उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बिजली भी मौजूद है। जो महंगी बहुत है उसका एक दफा हल हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। कुछ हुआ भी है पर अभी भी देखिए रोज एक नई चीज आ जाती है। तो एक अभी तक टैरिफ ऐसा फर्म नहीं है कि जी आज 30 रुपए 32 रुपए बिल आ रहा है तो हमें ये यकीन हो कि 3 साल बाद भी 32 ही आ रहा होगा या 30 हो जाएगा या 25 हो जाएगा। इवन सेंटो में भी तो ये जब तक एक वाज़ेह पॉलिसी 4-5 साल की सेंटो में और ये तमाम चीज नहीं आएगी बड़ा मुश्किल है। लोग जिद्दोजहद तो कर रहे हैं मगर बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है वो कोलैप्स भी हो रहे हैं। स्पेशली जो पिछले साल EFS में चेंजेस हुई थी आप देखें 13 महीने लग गए हैं उसको ठीक करने में, जबकि वो मेरे हिसाब से तो 3-4 महीने में ही जब हमें पता चल गया था कि IMF हमें पुराने सिस्टम पे नहीं जाने देगा तो नया सिस्टम उसी वक्त ले आना चाहिए था। और अब फायदा भी क्या है, इतनी इंडस्ट्री भी तबाह की और अब US ने अगर 40% वैल्यू एडिशन की कंडीशन लगा दी तो वो सारा थ्योरी हर चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। एंड वी हैव टू गो बैक टू बिल्डिंग और आवर नेशन व्हिच इज लॉन्ग टर्म वेरी गुड। मतलब हमारे यहाँ हमेशा से टाइम फिनिशिंग वीविंग सब कुछ चलता रहा है और अल्लाह का शुक्र है हर चीज की एक्सपर्टीज अवेलेबल है तो उसको तबाह करके खाली बाहर से मंगाने का तो कुछ भी नहीं था। लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम इंडिजिनियस हो जाएं तमाम चीज़ों के अंदर तो हमारी एक आदत भी तो बनी हुई है ना। अब एक सुस्ती भी एक आदत होती है ना कि आप सुस्त हो जाते हैं। एक वैल्यू एडिशन के नाम पर आप जो है वो जिस तरह से आपने खुद कहा कि आपने कपड़ा मंगवाया सी के उसको आगे भेज दिया, ये हमारी आदतें बन चुकी थी। तो इस आदतों से पीछे जाने के लिए कोई हुकूमत के पास प्लान नजर आता है? कोई आपकी डिस्कशन चल रही है कि क्या प्लान होगा आगे बढ़ने का? इस टैरिफ का फायदा हम कैसे उठा सकेंगे सर? क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं, वियतनाम हो जाए या बांग्लादेश हो जाए, वो तो सर बिल्कुल एक मरात हासिल करते थे, उनके मुकाबले में पाकिस्तान हिंदुस्तान एक दूसरी कैटेगरी के अंदर थे। अब हिंदुस्तान के ऊपर हाई टैरिफ होगा, हिंदुस्तान की जाहिर है कि एक मार्केट सिकुड़ेगी, इंडिया को नापसंद भी किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से अभी तक आज तक की सियासत के मुताबिक। तो इसमें पाकिस्तान के पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने के लिए क्या चीजें आप लोग क्या नेगोशिएशन कर रहे हैं हुकूमत से, खासतौर पर एनर्जी प्राइस के हवाले से? उस वक्त जो आप ये देखिए ना कि ये पॉलिसी अब बुरी तरह फेल होगी और उसके अंदर जो है वो लोगों की अट्रैक्शन भी यही थी कि लोकल पे सेल टैक्स लग गया था और बाहर सेल टैक्स नहीं था। तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो मिसयूज भी बहुत हुआ है। मतलब फाइन काउंट के इतना अंबार लगाए गए जिसके बदले डस्टर क्लॉथ और पता नहीं क्या क्या भेजा गया। तो वो तो ऐसे एक्सपोर्टरों की जरूरत ही क्या है जो 100 रुपए का माल मंगाए 50 एक्सपोर्ट करें और सारा बीच में घपले कर दें। मेरे अपने हिसाब से तो जेन्युइन जो है वो एक दफा गवर्नमेंट एनर्जी वगैरह ये सब चीजें ठीक करे, लोगों को अपना काम करने दे, रोज रोज गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, ठीक है, लेट एवरीबॉडी सर्वाइव, जिसमें जो पैसे लगाना है और मेहनत करना चाहता है, मगर किसी को फेवर दे के या SME को डेलिबरेटली तबाह करने के हम हक में नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बार बार कुछ लॉबियर्स जाके करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा सर, एनर्जी प्राइस कैसे कम हुकूमत कर सकती है कि जब IMF प्रोग्राम के अंदर भी हो, एक एक चीज जो मॉनिटर हो रही हो, एक कोई ऑप्शन है पाकिस्तान के पास एनर्जी प्राइस खासतौर पर इंडस्ट्री को सब्सिडाइज देने का? ये हमारी खासी नेगोशिएशन होती रही है, आपको पता है अपना तो 10-12 साल से इन्वॉल्व है। इसके अंदर इन्होंने ये किया था कि जो हमारे 4 RNG के प्लांट हैं वो 4800 तकरीबन मेगावाट है, वो अगर टेक और पे मॉडल से हटा के, वो तो है ही गवर्नमेंट के, तो उसका हुकूमत कोई वन टाइम बहुत थोड़ा सा लॉस है, उसकी इतनी कैपेसिटी वो भी नहीं है जैसे कि आप फिक्स चार्ज, तो उनको इन तमाम मॉडलों से हटा दें कैप्टिव के IPP मॉडल से, और तो इसमें खासी हद तक बचत हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हो रही हैं, फिर मतलब जाहिर बात है कि एक वक्त जोश उठता है पर सस्टेनेबल नहीं रहता। तो एक दफा एक सस्टेनेबल मॉडल बना दें कि सबको पता हो कि जी नेचुरल टैरिफ क्या बनेगा, ये सब्सिडाइज होगा, ये नेचुरल होगा। सब्सिडी नहीं दे सकते मगर ये 4800 के प्लांट तो बंद कर सकते थे ना। सहवाल है कोल प्लांट, वो सब पता है कि वो इम्पोर्टेड कोल की लोकल कन्वर्जन तो करनी पड़ेगी आज नहीं कल। जो कम कैपेसिटी पे आप देखें जो लोकल कोल पे चल रहे हैं वो 5-6 सेंट दे रहे हैं जो आप इजीली बेच सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें प्लानिंग का बड़ा फुकदान है। आप देखें जो प्लानिंग ने असर किया है अनफॉर्चुनेटली, तो वो ये किया है कि मुल्क का सिस्टम ही 20-21 हजार है, आपने 70,000 खरीद लिया। अभी तो सब कम करा के भी सब कुछ आज भी 48,000 पे हम खड़े होते हैं, 40,000, 48,000, 7,000 और आ रहा है। मतलब इस किस्म की प्लानिंग से तो बेहतर तो हम अनप्लान्ड ही चलते हैं। अच्छा सर,
अमेरिका की मार्केट भी सैचुरेट होगी, जाहिर है कि जब टैरिफ लगेगा चीज़ महंगी होगी, वहाँ पे बायर को प्रॉब्लम्स होगी लेने में। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं कि वहाँ पर जाहिर है खपत भी कम होगी, या आप अमेरिका की मार्केट को किसी और तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि वहाँ पर खपत कम नहीं होती, लोगों की बाइंग बढ़ जाती है? देखिए, आपको एक चीज तो देखना पड़ेगा कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है ना, वो दुनिया की 4% है। तो 4% आर कंज्यूमिंग अ लॉट। तो ये ग्रेजुअल दुनिया में शिफ्ट आ रही है दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स और तमाम के अंदर जो है वो लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि जी नेक्स्ट दिस सेंचुरी विल बी ऑफ चाइना एंड अफ्रीका। हम वहां बिल्कुल गायब हैं। फिर हमें जीएसपी प्लस का इतना बड़ा मौका मिला। आज आप देखें तकरीबन 13-14 साल हो गए जीएसपी प्लस मिले हुए। हमने यूरोप में कौन से झंडे गाड़ दिए। तो अनफॉर्चुनेटली कई लोगों का दिमाग सिर्फ ये होता है बजाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो बेच रहे हो उसी में कोई कंटेनर घुमा लो, कुछ कर लो। ये मेंटालिटी और ये लूप होल जब तक बंद नहीं होंगे तो जेन्युइन बिजनेसेस जो है वो नहीं फ्लोरिश कर सकेंगे। एंड आई होप सो कि अब सबके अवेयरनेस है और काम हो रहा है इस पे। तो शरह सूद के हवाले से क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर और फिर एफपीसीसीआई के प्लेटफॉर्म से, या जो है वो एक पूरी अपनी बरादरी की तरफ से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शरह सूद कहाँ? जी सर, मैं आपको बताऊं कि देखिए आप इतना बड़ा पहले तो अप्रिशिएट करेंगे जी, आप 24 से 11 पहुंच गए। जी सर। अब आप 11 से अगर 9 भी चले जाएंगे तो वो 10% चेंज ही आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त शरह सूद इतना मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसको आप कई तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री लेस कर सकते हैं। दूसरे, जब स्टेबल डॉलर हो तो आपकी करेंसी स्टेबल हो तो आप डॉलर में भी बोरिंग कर सकते हैं। दूसरी चीजों में दुनिया भर में लोग येन और किस किस में बोरो करते हैं जिसमें 1-2% इंटरेस्ट रेट है और अपनी कॉस्टों को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो असल मसला सिर्फ ये है कि आपका बिजनेस स्टेबल हो और आपको पता हो कि जी मुझे अब बिजली सस्टेनेबल होगी तो लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड आई थिंक सो अ लॉट ऑफ क्लोज यूनिट्स विल आल्सो कम इन लाइन। तो जी सर, आप ये देखिए ना कि हमारा मुल्क अगर ये 38 अरब हमें फॉरेन रिमिटेंस के नहीं आते तो हम किधर खड़े होते हैं। तो ये भी अब जाहिर बात है, लोग बेचारे घर छोड़ के जाते हैं, उनके साथ भी जाती है। उसूलन तो सबको घर में ही रोजगार मिलना चाहिए और लोगों को यहाँ इंडस्ट्री होनी चाहिए इतनी कि वो सबको एब्जॉर्ब करे। अच्छा सर, हम शायद अमेरिका के साथ इस नेगोशिएशन के ऊपर भी है कि हम उनको भी ट्रेड देंगे, उनसे भी चीज़ें खरीदेंगे। तो जिस तरीके से हम सुन रहे हैं अब उसका क्या इम्पैक्ट आता है मुझे अंदाज़ा नहीं है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका से तेल खरीदने की कोशिश करता है या और कुछ मशीनरी आइटम्स या बाकी किसी आइटम्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान जाने की कोशिश करता है, टेक्सटाइल में कहाँ तक आप अमेरिका से जो है वो कॉटन बोरो कर सकते हैं? जी देखिए, कॉटन की कंजम्पशन है, कॉटन होती है ब्लो रूम में इस्तेमाल, और अनफॉर्चुनेटली जो है वो लास्ट जो स्कीम थी उसमें 1 साल में बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। तो वो अगर कवर हो जाए तो मेरे अपने हिसाब से, एंड वी आल्सो एक्सपेक्ट, हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक कॉटन भी जो है वो बढ़े और हमारी डोमेस्टिक पैदावार जो है वो बहुत पीछे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन यूनिक पोजीशन कि जो ना सिर्फ अपनी अगर इंशाल्लाह कॉटन में ग्रोथ होती है उसको संभाल सकते हैं और अल्लाह के हुक्म से जो है वो अमेरिका से भी खातिर खा जो है वो रुई ले सकते हैं। तो लेते रहे हम ट्रेडिशनली भी। सर एक कंक्लूड कर दीजिएगा सर, बिल्कुल एक आखिरी, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। तो टेक्सटाइल सेक्टर क्या इस वक्त फ्लरिश कर रहा है, या जो अखबार में आए दिन खबरें छपती हैं कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही है पाकिस्तान में तेजी से, वो ज्यादा जो है वो वैलिड है? देखिए मतलब अनफॉर्चुनेटली जो है वो मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर होना ही कम चाहिए। हम 50-60% ऑफ एक्सपोर्ट हैं। ये किसी भी मुल्क की ग्रोथ का जो है वो कभी मतलब आप इसको एक समझे कि लॉन्चिंग पैड या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तौर पे तो देख सकते हैं, मगर लोगों ने हमेशा इसको टेक्सटाइल को इस्तेमाल किया और फिर आगे दूसरी इंडस्ट्री लगाते हुए चले गए। तो हम अनफॉर्चुनेटली बेस पे ही जो है वो खड़े रह जाते हैं और फिर दोबारा बेस ही से खराब करके ठीक करने लगते हैं। इसको भी बहुत गौर तलब है कि भाई हमारा इंजीनियरिंग और ये तमाम चीजें क्यों, हाई वैल्यू एडिशन तो उधर ही है ना। अब आप देखें इतना सा ताइवान है, वो क्या क्या बना रहा है, चिप और ये सब। तो हम छोटे छोटे ऐसे हजारों काम कर सकते हैं। आईटी में आप परफॉर्मेंस देखें कि कितनी अच्छी ग्रोथ आई है। तो वी शुड वर्क ऑन ऑल फील्ड्स। मैं समझता हूँ कि मतलब आप हमारा पड़ोसी मुल्क देखें तो उनका 10% ऑफ एक्सपोर्ट इज टेक्सटाइल। चाइना भी सब कुछ है तो भी परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट में उनका टेक्सटाइल बहुत कम है, फिर उसी में वो वैल्यू एडिशन भी देख लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम बेसिक से आगे 4 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 2 कदम पीछे हो जाते हैं, फिर 1 कदम पीछे हो जाते हैं, फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो इस साल नेट एक्सपोर्ट तो सिर्फ 13 बिलियन रही है,
तो 10 साल में हमने कुछ भी अचीव नहीं किया टेक्सटाइल में। जो आगे बढ़े पीछे हटे, आगे बढ़े पीछे हटे, सांप सीढ़ी का खेल ही होता रहे। बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।